जय हिंद। अभ्यास ऑनलाइन क्लास की इस नए वीडियो में मैं कृष्णा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की इस नए वीडियो सेक्शन में दोस्तों मैं फिर से लेकर के हाजिर हुआ हूं प्रैक्टिस सेट सीजीटीईटी एग्जाम को लेकर के। क्योंकि दोस्तों यह जो टॉपिक है हिंदी व्याकरण से रिलेटेड है, जिसका नाम है विराम चिन्ह। ये दोस्तों सीजीटीईटी के अलावा अन्य जितने भी कॉम्पिटिशन एग्जाम हुए हैं, व्यापम के हो या फिर पीएससी के हो, यहाँ से प्रश्न जो है पूछा जाता है। तो आप ये मत सोचिए सिर्फ ये टीटी के लिए ही काम आएगा, ठीक है। अन्य जो कॉम्पिटिशन एग्जाम है व्यापम के, उसमें भी ये काम आने वाला है। तो दोस्तों वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिए। और व्यापम में यहाँ से एक प्रश्न जो है हर सिलेबस में इंक्लूड करता है। तो वीडियो को चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जरूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आता है जरूर ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरीके का ज्ञानवर्धक वीडियो आपको इसमें लगातार मिलता रहेगा। तो सबसे पहले जान लेते हैं दोस्तों कि विराम चिन्ह होता क्या है। तो विराम चिन्ह है दोस्तों जो हमारे कहे गए वक्तव्यों को सही तरीके से प्रेजेंट करने में वो क्या करता है, हेल्प करता है। तो वो क्या कहलाता है, विराम चिन्ह कहलाता है। तो कितने प्रकार की विराम चिन्ह है दोस्तों, इसको हम लोग एक एक करके देख लेते हैं, ठीक है। तो आपको देखने को मिल रहा होगा, तो जितने भी आपको इधर देखने को मिल रहा है उसका नाम और दूसरे तरफ देखने को मिल रहा है उसका चिन्ह अर्थात सिंबल, तो उसको क्या कहा जाता है और उसका संकेत जो है किस तरीके से होता है पहले तो देख लेते हैं। उसके अकॉर्डिंग दोस्तों हम इसमें क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कि ये पूरी तरीके से ये होता क्या है और इसका प्रयोग किस तरीके से किया जाता है। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहला है दोस्तों पूर्ण विराम, जिसको हम फुल स्टॉप के नाम से जानते हैं। तो अंग्रेजी में फुल स्टॉप क्या होता है, एक डॉट की तरह होता है, लेकिन पूर्ण विराम जो है दोस्तों वो क्या होता है, एक खड़ी डंडी की तरह होता है। इसका प्रयोग भी हम आगे देखेंगे। उसी तरीके से है अर्धविराम। अर्धविराम इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है कि अर्धविराम ऑप्शन दिया रहता है कि निम्नलिखित में से अर्धविराम का संकेत कौन सा है, या फिर प्रश्न दिया जाता है कि संकेत दे दिया रहेगा और इसको पूछेगा ऑप्शन में कि इनमें से दिए हुए चिन्ह जो है कौन सा है। तो ऑप्शन देगा अर्धविराम, पूर्णविराम, अल्पविराम या फिर विस्मयादि बोधक। तो आपको क्या लगाना है, टिक अर्धविराम में, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है प्रश्न दोस्तों। अगला प्रश्न है अल्पविराम। अल्पविराम को दोस्तों कॉमा के नाम से जाना जाता है, ठीक है, और अर्धविराम को सेमी कॉलन के नाम से जाना जाता है। और उसी तरीके से प्रश्नवाचक चिन्ह को क्या कहा जाता है दोस्तों, क्वेश्चन मार्क भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह जिसमें क्यों, क्या, कैसे, जिसमें सवाल पूछा जाता है उसमें प्रश्नवाचक चिन्ह का बोध होता है, ठीक है। उसी तरीके से विस्मयादि बोधक जो चिन्ह है, ठीक है, जिसमें संबोधन कहा किया जाता है, इसको कहा जाता है, ठीक है, जैसे हे राम, ऐसा है ना। तो इसमें क्या होता है, इस तरीके का संकेत लगाया जाता है। उसी तरीके से दोस्तों उदाहरण चिन्ह जो है इसे कहा जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इन्वर्टेड कामा के नाम से जानते हैं। देख सकते हो इन्वर्टेड कामा जो है, पहला तो सिंगल इन्वर्टेड कामा देखने को मिल रहा होगा और दूसरा जो है दोस्तों पहला जो है डबल इन्वर्टेड कामा, सेकंड वाला आपको सिंगल इन्वर्टेड कामा देखने को मिल रहा होगा। इसका प्रयोग किस तरीके से होता है सब आगे देखने वाले हैं। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहाँ से प्रश्न पूछा ही जाएगा, ठीक है, अच्छे से समझ लीजिए, यहाँ से प्रश्न आने वाला है, ठीक है। तो निर्देश या आरेख जो होता है उसको क्या कहा जाता है, देखिए ये इस तरीके का होता है। उसी तरीके से दोस्तों विवरण चिन्ह, मतलब कोई अगर कोई विवरण दे रहे हैं तो उसके बाद क्या होता है, एक डबल बिंदु लगा करके डैश दे दिया जाता है, तो इसको क्या कहा जाता है, विवरण चिन्ह कहलाता है, ठीक है, जिसको कोलोन डैश के नाम से जाना जाता है। उसी तरीके से दोस्तों अपूर्ण विराम, मतलब अपूर्ण मतलब कहा गया कथन जो है पूर्ण नहीं है और भी आगे कुछ कहने वाला है, तो उसको लिखिए क्या यूज होता है, कोलोन का, जिसको क्या कहा जाता है दोस्तों अपूर्ण विराम, जिसमें डबल डॉट का चिन्ह देखने को मिलता है, ठीक है। जैसे क्या हुआ 12:20, मतलब 12 बजकर आगे और कुछ कहने वाला है, मतलब 20 मिनट की बात वो कहने वाला है, ठीक है। तो इस तरीके से जो डबल डॉट या अनुपात आप इसको बोलते हैं इंग्लिश गणित में, है ना, तो ये क्या होता है, अपूर्ण विराम होता है। पूर्ण विराम को खड़ी डंडी होता है, ठीक है। उसी तरीके से योजक विराम, तो योजक विराम जो है इसको डैश के रूप में ही दर्शाया जाता है। आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों अलग अलग है। ये वाला योजक चिन्ह क्या है, दो शब्दों को जोड़ता है, ठीक है। जैसे क्या हो गया, मैं लिख दिया दिन रात, तो दिन और रात को जोड़ने के लिए जो सब चिन्ह प्रयोग हुआ है वो है योजक चिन्ह। लेकिन अगर मैं कोई निर्देश दे रहा हूँ, है ना, तो उसके लिए ये वाला डैश चिन्ह होता है। दोनों को आप एक समान मत समझिएगा, दोनों अलग अलग है, ठीक है। देखते हैं दोस्तों कोष्ठक, जिसको हम ब्रैकेट कहते हैं। तो अलग अलग प्रकार के लिए अलग अलग ब्रैकेट होता है, छोटा ब्रैकेट, बड़ा ब्रैकेट, और इन दोनों का बीच का जो मंझला ब्रैकेट जो कहा जाता है, ठीक है, मध्य ब्रैकेट भी कहा जाता है। तो देखिए ये वाला छोटा ब्रैकेट है और ये सबसे बड़ा वाला, और ये बीच का मध्य ब्रैकेट कहलाता है, ठीक है। तो उसी तरीके से संक्षेप चिन्ह जो संकेत है वो क्या होता है, ये इस तरीके का होता है, ठीक है, संक्षेप वाला। उसी तरीके से शॉर्ट डैश जो कहते हैं हम इसको,
उसी तरीके से दोस्तों लोपक सूचक चिन्ह, तो लोपक सूचक मतलब क्या होता है, हमारा कहे गए कथन जो है कंप्लीट हो जाता है तो हम उसको क्या कर देते हैं, डैश डैश प्लस डैश, इस तरीके से उसको कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, उसी तरीके से दोस्तों प्रतिशत चिन्ह तो आपको पता होगा परसेंटेज का। उसी तरीके से समानता सूचक चिन्ह जो बराबर होता है उसको समानता के रूप में दर्शाया जाता है। जैसे आपने समानार्थी शब्द पढ़ा होगा। ठीक है, जैसे क्या हो गया, आपने कहा दिन, तो दिन का समानार्थी शब्द क्या होगा, तो उसको इक्वल करके आप क्या करेंगे, यहाँ पास लिख देंगे। ठीक है, जैसे क्या हो गया, प्रभात हो गया तो सुबह, है ना। तो इस तरीके से क्या होगा, उसमें इक्वल जो बराबर होता है उसको समानता सूचक चिन्ह कहा जाता है। ठीक है, तो इनमें क्या किस किस नाम से इसको मतलब और इसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों, उसको देख लेते हैं। ठीक है, इसके बाद हम इसका एमसीक्यू भी सॉल्व करेंगे, इंपॉर्टेंट है, तो लास्ट तक बने रहिए। देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, विराम पूर्ण विराम जो चिन्ह है उसके बारे में देख लेते हैं। तो पूर्ण विराम का जो अर्थ होता है वो होता है भली भांति ठहरना। इसका उपयोग जो है जब हम करते हैं तो उसको जब वाक्य कंप्लीट हो जाता है और ये चिन्ह जब भी दिखता है तो हम क्या करते हैं, वहाँ पास थोड़ी समय के लिए रुकते हैं। तो ये क्या कहलाता है दोस्तों, इस तरीके का पूर्ण विराम कहलाता है। जैसे क्या हो गया दोस्तों, प्रश्नवाचक एवं विस्मयादि बोधक वाक्यों को छोड़कर शेष सभी वाक्यों में अंत में पूर्ण विराम का प्रयोग होता है। जैसे यह अच्छी पुस्तक है, पूर्ण विराम लगा दिया गया। गीता खेलती है, पूर्ण विराम लगा दिया गया। बालक लिखता है, पूर्ण विराम लगा दिया गया। तो ये सभी जो है दोस्तों पूर्ण विराम के प्रयोग हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट। किसी व्यक्ति या वस्तु या सजीव वर्णन के समय वाक्यांशों का अंत जो है पूर्ण रूप से प्रयोग किया होता है। जैसे क्या हो गया, गोरा बदन, यहाँ पास पूर्ण विराम लगा गया। स्फूर्ति काया, तो यहाँ पास भी पूर्ण विराम आ गया। मदमाते नैन, मद है ना, मदमाते में नेत्र, तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, पूर्ण विराम। भोली चितवन, तो ये क्या हो जाएगा, पूर्ण विराम। चपल अल्हड़ गति, तो यहाँ पास भी पूर्ण विराम। तो ऐसे जो है सजाती वर्ण जो वाक्यांशों का अंत होता है वहाँ पास भी पूर्ण विराम लगाया जाता है। ठीक है, प्राचीन भाषा के पद्यों में एवं अर्धाली के पश्चात पूर्ण विराम का भी प्रयोग होता है। ठीक है, जैसे क्या हो गया, कोई दोहा हो गया। ठीक है, परहित सरिस धर्म नाही भाई, पूर्ण विराम हो गया। पर पीसा सह नहीं अधमाई, तो इसमें डबल पूर्ण विराम लग गया। ठीक है, तो दोहा ये सब चौपाई छंद वंद हैं जो है ना, उसमें जो है ये प्रयोग होता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट है वो है अर्धविराम। तो पिछले समय जो है दोस्तों बहुत बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है। अर्धविराम का संकेत आपको देख लीजिए अच्छे से, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अर्धविराम का जो प्रयोग है आधा विराम होता है, जहाँ पास हम कंपेरिजन टू पूर्ण विराम के थोड़ा देर के लिए रुकते हैं, है ना, उसके तुलना में कम समय तक रुकते हैं, वो क्या कहलाता है, आपका अर्धविराम कहलाता है। इसका प्रयोग निम्नलिखित जगह होता है, कहाँ कहाँ होता है देख लेते हैं। जहाँ संयुक्त वाक्यों के मुख्य जो उपवाक्य हैं जो परस्पर विशेष संबंध नहीं होता है वहाँ अर्धविराम का प्रयोग अलग अलग किया जाता है। जैसे उसमें से क्या हो गया, उसने अपने माल को बेचने के लिए अनेक उपाय किए, यहाँ पास चिन्ह लगा दिया, परंतु वे सब निष्फल हुए। तो यहाँ पास देखिए उसने क्या अपना माल को बेचने के लिए बहुत उपाय किया, मतलब किए, और यहाँ पास चिन्ह लगा करके परंतु वे सफल नहीं हुए। ठीक है, उसी तरीके से क्या हो गया कि मिश्र वाक्यों के प्रधान वाक्य के साथ प्रार्थक्य प्रकट करने के लिए अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे जब मेरे पास रुपए होंगे तब मैं आपकी सहायता करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पास ये चिन्ह प्रयोग कर दिया गया। और भी इसमें प्रयोग किया गया है, जैसे अनेक उपाधियों को एक साथ लिखने के लिए इन्हीं का प्रयोग किया जाता है। जैसे अभी आपने देखा होगा कि जो अभी जो भर्ती हुआ दोस्तों असिस्टेंट प्रोजेक्ट रेंजर जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें यही प्रश्न जो है पूछा गया था। तो निम्नलिखित में से कौन सा जो सही विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है, तो देखिए यहाँ पर डॉक्टर अशोक जायसवाल है, उसके बाद क्या है कॉमा है, MA है ना, उसके बाद क्या हो जाएगा आपका, फिर ये यहाँ पास लगा है चिन्ह, उसके बाद PhD, उसके बाद क्या है डिलीट। ठीक है, तो इस तरीके से ये उपाधि दोस्तों दिया गया है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, ये वाला प्रश्न जो है पूछा गया है। तो दोस्तों यही क्वेश्चन जो है प्रोजेक्ट रेंजर में नहीं, वो उसमें आया था, किसमें, ज्येष्ठ संपरीक्षक के एग्जाम में आया था। तो आप उसको एक बार अगर आपने पेपर दिलाया होगा तो आपको ज़रूर इसका आंसर क्वेश्चन जरूर पता होगा। ठीक है, तो यहाँ पास आप देख लीजिएगा, जहाँ पास देखिए ये वाला चिन्ह आपको ने जो उसमें यूज़ हुआ है ये वाला, तो यही क्या होगा उसका करेक्ट आंसर होगा संभवतः जो है, तो उसका तीसरा ऑप्शन जो है सही था। ठीक है, चलिए देखते हैं दोस्तों अल्प विराम का प्रयोग। अल्प विराम को क्या कहा जाता है, कॉमा के नाम से जाना जाता है। अल्प विराम का जो अर्थ है वो होता है न्यून ठहराव, जो सामान्य तौर पर हम तो ठहराव के रूप में अधिक देर तक किसमें रुकते हैं, पूर्ण
पूर्ण विराम में, उससे कम समय पर भी हम किस में लिखते हैं, अब रुकते हैं अर्धविराम में, और उससे भी कम समय में रुकते हैं हम अल्प विराम में। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों वाक्यों का प्रयोग होता है। तो देखिए यहाँ पास क्या हो रहा है, जहाँ एक तरह के कई शब्द, वाक्यांश या वाक्य एक साथ आते हैं तो उसके बीच जो है अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। हाँ भाई, ये तो आपको पता होगा। ठीक है, राम श्याम है ना, रामू सामू, इस तरीके का जो नाम आता है उनके बीच आप क्या लगाते हो, कॉमा लगा लगा करके लिखते हो। ठीक है, जैसे रमेश, सुरेश, महेश और वीरेंद्र। तो लास्ट में क्या है, वीरेंद्र है तो हमने उससे पहले क्या लगा दिया, और शब्द जोड़ दिया, नहीं था ना। तो ये क्या होता, तो इस तरीके का इसमें प्रयोग किया जाता है। तो देखिए यहाँ पास एक और है, आपको देखने को मिल रहा होगा, अर्धविराम। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ जो है भावातिरेक के कारण शब्दों की जो पुनरावृत्ति होती है वहाँ अल्प विराम का प्रयोग होता है। ठीक है, जैसे सुनो सुनो, मतलब पुनरावृत्ति हो रही है बार बार, सुनो सुनो गाँव वालों, तो क्या हो जाएगा, उसमें कॉमा आ जाएगा। ठीक है, ध्यान से सुनो, कोई गा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पास क्या हो रहा है, कॉमा का प्रयोग हो रहा है। तो संबोधन के समय जो है आप संबोधन किया जाता है, उसके बाद भी अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे वीरेंद्र तुम यहीं ठहरो। ठीक है, वीरेंद्र तुम यहीं ठहरो, तो वीरेंद्र तुम के पहले क्या लगा है, कॉमा लगा है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट, इसमें पॉइंट है, जब हाँ अथवा नहीं को शेष वाक्य में पृथक करना हो तो उसके बाद अल्प विराम का प्रयोग होता है। जैसे हाँ मैं कविता करूँगा, नहीं मैं नहीं हो सकता, मतलब ऐसा नहीं हो सकता, मैं कविता नहीं करूँगा, ऐसा भी हो सकता है, नहीं मैं कविता नहीं करूँगा। तो इस तरीके से आप इसमें दोस्तों जब भी हाँ और नहीं के बाद आप अपना उत्तर दे रहे हैं और उसके बाद जो बाकी का वाक्य जोड़ रहे हैं तो बीच में क्या लगेगा, अल्प विराम लगेगा, जिसको क्या कहा जाता है, कॉमा कहा जाता है। ठीक है, चलिए और भी देखते हैं इसमें, पर, परंतु, इसलिए, अतः, क्योंकि, बल्कि, तथापि, जिससे आदि के लिए पूर्ण अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे वह विद्यालय ना जा सका क्योंकि अवस्था था, मतलब अस्वस्थ था। ठीक है, क्योंकि इसमें क्योंकि शब्द का प्रयोग हो रहा है इसलिए कॉमा पहले लग गया। ठीक है, अब ऐसा भी बोल सकते थे, वह विद्यालय ना जा सका बल्कि वह घूमने गया था। तो इस तरीके से अलग अलग वाक्य है जिसमें आप इन शब्द के पहले जो है कॉमा का प्रयोग किया जाता है। तो आप भी मुझे कमेंट करके एक आध शब्द ज़रूर बताइए ताकि आपका भी प्रैक्टिस हो जाए। जैसे आपने परंतु पर बता दीजिए। ठीक है, मैं एग्ज़ाम नहीं दिलाऊंगा, परंतु आगे आप जोड़ना चाहें जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे शब्द के पहले कॉमा लगेगा। उद्धरण से पूर्व जो है, उद्धरण से पूर्व अल्प विराम का प्रयोग होता है, जैसे उद्धरण चिन्ह। ठीक है, ये वाला जो इन्वर्टेड कामा जो मैंने बोल रहा था, इन्वर्टेड कामा, डबल इन्वर्टेड कामा, इसको क्या कहा जाता है, उद्धरण चिन्ह कहा जाता है। तो राम ने श्याम से कहा, उसके पहले क्या लगा है, कॉमा लगा है, अल्प विराम लगा है, उसके बाद उद्धरण चिन्ह लगा है। आपका काम कर लो, मतलब अपना काम कर लो। ठीक है, तो यहाँ पास भी, तो ये रूल को आपको याद रखना है दोस्तों। यहाँ से प्रश्न जो है नहीं बनता, लेकिन इन्हीं फॉर्मूला रूल के अकॉर्डिंग ही आपका जो है वाक्य जो है सही है या गलत है ये पता चलता है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें टॉप पॉइंट है, यह वह तब तो और अब यदि आदि के लोप के वाक्य के लिए अल्प विराम का प्रयोग होता है। जैसे जब जाना ही है जाओ, जब जाना ही है जाओ। ठीक है, तो यहाँ पास देखिए, यहाँ पास क्या लगा है, कॉमा लगा है। उसी तरीके से बस, वस्तुतः, अच्छा, वास्तव में आदि से प्रारंभ होने वाले वाक्यों में इसके पश्चात जो है अल्प विराम का प्रयोग होता है। जैसे वास्तव में मनोबल सफलता की कुंजी है, तो वास्तव में, तो इसके बाद कॉमा लगा, थोड़ा देर रुकिए, वास्तव में मनोबल सफलता की कुंजी है। आप लगातार बोल करके देखिए और वास्तव में उसके बाद थोड़ा देर के रुक करके बोलिए तो आपको समझ आ जाएगा। वास्तव में मनोबल जो है, देखिए वास्तव में मनोबल सफलता की कुंजी है। आप इस तरीके से बोल रहे हैं तो ये गलत हो जाएगा। आप इस तरीके से बोलिए, वास्तव में मनोबल सफलता की कुंजी है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह। इधर का छोटा छोटा है, जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। प्रश्नवाचक चिन्ह मतलब कोई भी सवाल हो, वाक्य में पूछा जा रहा हो तो क्या लगता है उसमें प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है। तो बहुत ही सिंपल सा है, छोटा सा है, एक ही है, जो प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में जो है तुम, जैसे तुम्हारा क्या नाम है, ये वाला चिन्ह लग जाता है। ठीक है, अप्रत्यक्ष कथन वाले प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगाया जाता है। इस चीज़ को ध्यान रखिए, टिप है ये। ठीक है, अप्रत्यक्ष कथन वाले प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगाया जाता है। प्रश्न एग्जाम्पल देख लेते हैं। मैं यह नहीं जानता कि मैं क्या चाहता हूँ। ठीक है, उसके बाद लगा दिया क्वेश्चन मार्क, तो गलत हो जाएगा, पूर्ण विराम रहेगा। ठीक है, क्या है इसमें, मैं यह नहीं जानता कि मैं क्या चाहता हूँ, अप्रत्यक्ष कथन बोल रहा है।
ठीक है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, इसमें पूर्ण विराम लग जाएगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट है दोस्तों विस्मयादि बोधक चिन्ह, जिसमें इस तरीके का संकेत इसका है विस्मयादि बोधक का। तो विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग हर्ष, घृणा, आश्चर्य आदि भावों को व्यक्त करने वाले शब्दों के साथ होता है। जैसे अरे वह उत्तीर्ण हो गया, वाह तुम धन्य हो, है ना, जैसे आश्चर्य की बात हो गया, है ना, खुशी की बात हो गया, हुर्रे, है ना, कि हमने मैच जीत गया, इस तरीके का। घृणा, छी, ऐसा, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, इन सब के बाद जो है इस विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग होता है। चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। उसी तरीके से आप देख लें, ये एग्जाम्पल है, वह उत्तीर्ण हो गया, वाह, अरे वह उत्तीर्ण हो गया, वाह तुम धन्य हो। देखते हैं नेक्स्ट इसमें जो रूल है, विनय, व्यंग, उपहास इत्यादि के व्यक्त करने वाले वाक्यों के अंत में पूर्ण विराम के स्थान पर इसी चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे आप तो हरिश्चंद्र हैं, मतलब आप किसी के ऊपर व्यंग कर रहे हैं या फिर उसका कंपेयर कर रहे हैं दूसरे के साथ, हरिश्चंद्र की तुलना कर रहे हैं, किया जा रहा है आपका, तो वो वहाँ पास व्यंग कसा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, ये वाला चिन्ह लग जाएगा। ठीक है, विस्मयादि बोधक का हे राम, मतलब हे भगवान दया करो, तो मतलब किसी से विनय किया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, इसमें चिन्ह लग जाएगा। अगर यहीं पास हे भगवान ऐसा उसके लगा कॉमा लगा के दया करो बोल देता, तो यहाँ पास क्या हो जाता, गलत हो जाता। इसमें दो विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा है। उसी तरीके से वाह वाह फिर साइकिल चलाइए, वाह वाह फिर साइकिल चलाइए, मतलब इसमें मतलब कहीं ना कहीं वो साइकिल चलाते हुए गिरा होगा, तो उसके बाद फिर से कहा होगा उसको वाह वाह फिर से साइकिल चलाइए, कहीं ना कहीं उसका क्या किया जा रहा है, उपहास उड़ाया जा रहा है। ठीक है, क्योंकि उसको साइकिल चलाने नहीं आता है। ठीक है, तो यहाँ पास क्या हुआ, विस्मयादि बोधक लगा दिया गया। तो उसी तरीके से उदाहरण चिन्ह का जो प्रयोग है उसका प्रयोग भी निम्नलिखित किया जाता है इसमें। तो देखिए कैसे किया जाता है, तो देखिए यहाँ पास तो ये उदाहरण चिन्ह का है। ठीक है, तो इसमें जितने भी इसमें पॉइंट है आगे का वो उदाहरण चिन्ह है दोस्तों। यहाँ पास जो है मेन इसमें टॉपिक नहीं डला हुआ है। ठीक है, उदाहरण चिन्ह का अब हम लोग पढ़ रहे हैं आगे का। किसी लेख, कविता और पुस्तक इत्यादि का शीर्षक लिखने के लिए हम उदाहरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे रामचरितमानस, ठीक है, राम है ये, रामचरितमानस, तो इसमें क्या हो जाएगा, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा लगा दिए। ठीक है, उसी तरीके से जब किसी शब्द के विशिष्टता अथवा विलगतता सूची करनी हो तो उसे इकहरे उदाहरण चिन्ह से घर लगाया जाता है। जैसे खाना का अर्थ घर होता है, तो यहाँ पर बताया जा रहा है, तो अर्थ घर जो है क्या हो जाएगा, इन्वर्टेड कॉमा में आ जाएगा। ठीक है, उदाहरण चिन्ह में। उसी तरीके से दोस्तों उदाहरण के अंतर्गत कोई दूसरा उदाहरण होने पर इकहरे उदाहरण चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे डॉक्टर वर्मा ने कहा, निराला जी की कविता वह तोड़ती पत्थर बड़ी मार्मिक है, मतलब जो मतलब निराला जी की है वहाँ से लेकर के पूरा डबल इन्वर्टेड कॉमा रहेगा, लेकिन उनकी जो कविता है पर्टिकुलर वह तोड़ती पत्थर, तो इसमें क्या हो जाएगा, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप ध्यान रखिए कि किस तरीके का जो है इसमें चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। अब व्यापम जो है सिंपल क्वेश्चन नहीं पूछता बल्कि डीपली क्वेश्चन जो है वो पूछता है। ठीक है, उसी तरीके से जब किसी कथन को जैसा का तैसा उद्धृत करना होता है वह तथा दोहराने वाले उदाहरण चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे कोई का कथन जो है जैसा का तैसा आप बोल रहे हैं तो उसमें क्या होगा, डबल इन्वर्टेड कॉमा का जिसमें क्या होगा, इसमें चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। जैसे हल चलाने वाले और भेड़ चराने वाले स्वभाव में ही साधु होते हैं। ठीक है, ये किसी के द्वारा कहा गया होता है। ठीक है, तो जैसे उसी तरीके से मुहावरा हो गया है ना, उनमें भी क्या होता है, कहीं ना कहीं डबल इन्वर्टेड कॉमा का प्रयोग होता है। जैसे अधगल गगरी छल खत जाए, मतलब वो लोकोक्ति से रिलेटेड है, तो इनमें मुहावरे लोकोक्ति इनमें भी क्या होता है, सही होता है। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों निर्देशक या रैखिक का प्रयोग, मतलब रेखिका का प्रयोग जिसमें हम निर्देश देते हैं, उसके लिए हम सामान्यतः डैश भी कह सकते हैं इसको, लेकिन ये निर्देशिका है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसका प्रयोग होता है किसमें किसमें होता है देख लेते हैं। जब किसी कथन को जैसा का तैसा उद्धृत करना होता है तब उसे पहले रैखिक का प्रयोग करते हैं, उसके बाद देखिए ये वाला उदाहरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो देखिए तुलसी ने कहा, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, तो यहाँ पास क्या हुआ है कि लंबा डेस लगा है, उसको ही क्या कहा जाता है, निर्देशिका। ठीक है, और जो चीज़ को जैसा का तैसा कहा जा रहा है उसमें जो लगाया जाता है वो कौन सा चिन्ह लगाया जाता है दोस्तों, इन्वर्टेड कॉमा लगाया जाता है। ठीक है, जिसको क्या कहा जाता है, उदाहरण चिन्ह कहा जाता है। विवरण प्रस्तुत करने के लिए निर्देशिका रेखिका प्रयोग किया जाता है। जैसे अगर हम लोग बोलें, प्रश्न इंपॉर्टेंट है, रचना के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, रचना के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं। प्रश्न इंपॉर्टेंट है, व्यापम पूछ चुका है, अभी जो एग्जाम हुआ उसमें पूछा है प्रश्न, रचना के
के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा है? ऋण शब्द, यौगिक शब्द और योग ऋण शब्द। ठीक है, तो आप इसको याद रखिए और साथ ही साथ ये भी याद रखिए कि जो कोई भी जो है निर्देश दिया जाता है तो उस समय कौन सा चिन्ह लगाया जाता है? निर्देशिका चिन्ह जो है लगाया जाता है, डेश का। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसा, यथा और उदाहरण आदि जैसे शब्दों को रैखिक चिन्ह से दर्शाया जाता है। जैसे क्या हो गया दोस्तों, यहाँ पास देख सकते हो जैसा, उसके बाद क्या है, ये टिक लगा, सिंबल लगा दिया गया। ठीक है, वाक्य के टूटने या विचारों को जोड़ने के लिए रेखिका का प्रयोग किया जाता है। जैसे आज ऐसा लग रहा है मैं घर पहुंच गया हूं, तो यहाँ पर देखिए जैसा आज लग रहा है जैसे मैं घर पहुंच गया हूं। ठीक है, उसी तरीके से किसी कविता या अन्य रचना के अंत में रचनाकार का नाम देने के पूर्व रेखिका का प्रयोग करते हैं। जैसे क्या हुआ, ये जो कथन जिन्हीं के द्वारा जो है रचना किया गया है, इनको कहा रचना तो कर लिया, लेकिन लास्ट में क्या उनका राइटर का नाम, पोएट का नाम लिखना है, तो वहाँ पास क्या होगा, डेस इसी चिन्ह का निर्देशिका का रूप चिन्ह लगा करके वहाँ पास जो है उसका नाम लिखा जाता है। जैसे ओंकार नाथ वर्मा के द्वारा जो यह लिखा गया है। ठीक है, शायद समझ नहीं पाओ तुम, मैं कितना मजबूर हूँ, मन है पास तुम्हारे लेकिन इतना रहता इतना दूर हूँ। तो ये ओंकार नाथ वर्मा के द्वारा लिखा गया है, तो यहाँ पास क्या हो गया, डेस का चिन्ह लगा दिया गया। ठीक है, ये सभी छोटी छोटी चीज़ें हैं, वो आपको याद रखना होगा, यहीं से ही प्रश्न पूछता है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट है विवरण चिन्ह का प्रयोग। तो विवरण चिन्ह डबल डॉट के बाद डेस लगा देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, विवरण चिन्ह कहलाता है। ठीक है, सामान्यतः विवरण चिन्ह का प्रयोग निर्देशक चिन्ह की भांति ही होता है, विशेष रूप से जब किसी विवरण को प्रारंभ करना होता है अथवा किसी कथन को विस्तार देना होता है तब विवरण चिन्ह का प्रयोग होता है। ठीक है, तो देख लेते हैं जैसे क्या हो गया, निम्नलिखित विषयों पर निबंध देने के लिए। ठीक है, जैसे साहित्य यहाँ पर दे दिया गया। ठीक है, उसके बाद नीचे पूरा लिस्ट बता दिया गया। ठीक है, तो इस तरीके का इसमें जो है चिन्ह का प्रयोग होता है। जयशंकर प्रसाद ने कहा, क्या कहा भाई, देखिए लीजिए यहाँ पास ये कहा, उसके बाद क्या है, इन्वर्टेड ऊर्ध्वगामी चिन्ह लगा दिया गया। ठीक है, तो इस तरीके से ये कन्फ्यूज़ आपको थोड़ा सा हो सकता है। ऊपर जो हमने पढ़ा ना, ऊपर में ये निर्देशिका चिन्ह, तो देखिए यहाँ पास तुलसीदास ने भी कहा, तो यहाँ पास भी ये चिन्ह लग गया। ठीक है, निर्देशिका वाला, और उसी तरीके से विवरण चिन्ह भी आपने देखिए यहाँ पास जयशंकर प्रसाद ने कहा है। ठीक है, तो यहाँ पास जो है दोनों में ये चिन्ह प्रयोग होता है। ठीक है, कन्फ्यूज मत होइएगा। अपूर्ण विराम का चिन्ह, जिसको क्या कहा जाता है, अपूर्ण विराम, डॉट। ठीक है, डबल डॉट जैसे देखने को मिलता है, तो ये क्या कहलाता है, अपूर्ण विराम कहलाता है। अपूर्ण विराम जो है चिन्ह विसर्ग की तरह 2 बिंदुओं में प्रयोग होता है ना, इसलिए कभी कभी विसर्ग का भ्रम भी हो जाता है। फलतः इसका प्रयोग कम होता है। किसका प्रयोग, ये चिन्ह है ना, फलतः जो डबल डॉट है उसका चिन्ह जो है प्रयोग कम होता है। अपूर्ण विराम का स्वतंत्र प्रयोग किसी शीर्षक को उसी के आगे स्पष्ट करने में होता है। जैसे कमायनी एक अध्ययन, तो यहाँ पास लगा दिया गया। ठीक है, उसी तरीके से बहुत सारे हैं इसमें दोस्तों, देखते जाते हैं। योजक चिन्ह दो चीज़ों को जोड़ने के लिए। ठीक है, फटाफट बता देता हूँ मैं। जैसे क्या हो गया, 2 विलोम शब्द है उसको आपस में जोड़ने के लिए, जैसे रात दिन हो गया, यश अपयश हो गया, आना जाना हो गया। ठीक है, द्वंद्व समास में बीच में भी योजक चिन्ह लगाया जाता है, जैसे माता पिता, भाई बहन, गुरु शिष्य, इनके बीच में क्या लगा दिया जाता है, योजक चिन्ह, जोड़ने का काम कर रहा है। 2 समानार्थी शब्द हैं, पुनरुक्ति के बीच में भी इन्हीं का प्रयोग होता है, जैसे घर घर, रात रात, दूर दूर, है ना, इसमें भी योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। कोष्ठक का प्रयोग, तो कोष्ठक का प्रयोग दोस्तों आपने देखा होगा, जब किसी भाव अथवा किसी व्याख्या करना होता है किंतु उसे अंश को मूल रूप में अलग ही रखना होता है, तो कोष्ठक का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो जैसे क्या हो गया, उस दिन मैं सेठ जयदयाल हाई स्कूल अब इंटर कॉलेज में हिंदी अध्यापक था। तो यहाँ पास दोस्तों, यहाँ पास कुछ हाई स्कूल है उसको बता रहा है, वो अब इंटर कॉलेज में। ठीक है, तो यहाँ पास क्या हुआ, कोष्ठक का प्रयोग कर दिया गया। उसी तरीके से नाटक एवं अंकाकी में दोस्तों यहाँ पास देखिए इस तरीके का शब्द जो है इसमें प्रयोग किया जाता है। सामान्य तौर पर ब्रैकेट का उपयोग तो आप सभी जानते हैं, इसलिए मैं इसमें डिटेल नहीं करता हूँ। तो देखिए इसमें थोड़ा सा आपको याद रख लीजिए कि किसी वर्ग के उपवर्ग को लिखते समय वर्णों या फिर संख्याओं को कोष्ठक में लिखा जाता है। जैसे यहाँ पास देखिए क ख ग घ, ये कोष्ठक में लिखा गया है। ठीक है, उसी तरीके से संक्षेप चिन्ह का प्रयोग, तो जैसे कोई भी चीज़ है, हम जैसे यहाँ पास डॉक्टर है, प्रोफेसर है, तो इन सब के बीच जो चिन्ह बाद में जो लगाया जाता है ना, वो एक डॉट नहीं है या फिर फुल स्टॉप नहीं है, वो क्या है, एक प्रकार का संक्षेप चिन्ह है। ठीक है, संक्षेप मतलब वो क्या कर रहा है, पूरी तरीके से संक्षेपित कर रहा है उस पूरी चीज़ को। जैसे क्या होगा, अगर डॉक्टर रमेश बोल रहा हूँ तो डॉक्टर पूरी तरीके से नहीं लिखने की ज़रूरत है, तो वहाँ पास आप संक्षेप चिन्ह लगा दोगे तो समझ आ जाएगा। ठीक है,
पंडित, पंडित में भी आप देखिए उसी तरीके से लगा दिया जाएगा। उसी तरीके से मास्टर ऑफ आर्ट के लिए एमए जो लगाया जाता है डबल बिंदु है ना, बिंदु बिंदु, तो वो उसी तरीके से हो जाएगा। डॉक्टर ऑफ फिलोसफी पीएचडी, ठीक है, जिसको कहा जाता है, तो इसमें भी क्या हो जाएगा, इसी चिन्ह का प्रयोग होता है। शून्य अधिक स्थान घेरता है, इसलिए अब उसके स्थान पर जो है बिंदु का प्रयोग भी किया जाता है। ठीक है, तो अब कंफ्यूज मत होइएगा कि डॉक्टर लिखा है उसके बाद तो जीरो लगा दिया गया है तो हम उसके ऊपर डॉट लगा देंगे तो गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं है। तो ये जो है दोस्तों बिल्कुल सही है, क्योंकि अब वो ज़्यादा जगह घेरता है, इस वजह से अब इसमें ये प्रयोग किया जाता है। अब लोपक चिन्ह देख लेते हैं। तो लोपक में क्या होता है दोस्तों, अपनी भुजा, श्याम भुज ऊपर, श्याम भुज इस तरीके से ऊपर, मतलब ये कहीं ना कहीं जाए तो नीचे पूरी तरीके से लाइन को बंद करने में इसका प्रयोग होता है। ठीक है, प्रतिशत चिन्ह के बारे में तो आपको पता होगा कि परसेंटेज है ना, किस तरीके से देखने को मिलता है ये वाला। तो सभा में 25% महिलाएं हैं, तो 25% से अभिप्राय क्या है, 100 में से 25 जो है उपस्थित हैं। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पास देख लीजिए है ना, तो उसी तरीके से समानता वाला जो समान है जो उसके लिए, जैसे कृतज्ञ, उपकार न मानने वाला, बीच में बराबर आ गया। तपह धन वन बराबर क्या हो जाएगा, तपोवन। पुनः धन जन्म बराबर क्या हो जाएगा, पुनः जन्म। ठीक है, तो चलिए इससे से रिलेटेड अब अभ्यास प्रश्न को देखते हैं कि आपको कितना समझ आया है और कितना समझ नहीं आया है। तो आप जो है दोस्तों कमेंट करके बिल्कुल बताते जाइएगा कि इसके लिए राइट आंसर जो है क्या होते जाएगा। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न है दोस्तों इसके लिए, निम्नलिखित में से कौन सा सही विराम चिन्ह है, सही विराम चिन्ह। तो हमको सही विराम चिन्ह बताना है। देखिए यहाँ पास देखने को मिल रहा होगा है ना, तो इसके लिए दोस्तों क्या हो जाएगा, सही विराम चिन्ह। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा सही विराम चिन्ह है, तो वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, जो अर्ध विराम आपको देखने को मिल रहा है, ये एक प्रकार का क्या है, सही जो है विराम चिन्ह है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अल्प विराम है। ठीक है, तो अल्प विराम निम्नलिखित में से कौन सा है दोस्तों, ऑप्शन देख लीजिए, ये वाला है, ये वाला है, ये वाला है, ये वाला, फिर ये वाला। तो अल्प विराम जो आपको देखने को मिल रहा होगा, ऑप्शन नंबर सी में को ही अल्प विराम कहते हैं, जिसको कॉमा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन तो आप डेफिनेटली बता देंगे। देखिए, विराम चिन्ह के दृष्टिकोण से निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो विराम चिन्ह के हिसाब से कौन सा वाक्य शुद्ध है, हे भगवान दया करो, हे भगवान दया करो, हे भगवान दया करो, हे भगवान दया करो, हे भगवान अब दया कर दो, कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है उसको बताने में। ठीक है, तो देखिए आपको पता होगा हे भगवान एक ऐसा वर्ड है, संबोधन है, तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, संबोधन चिन्ह लगेगा। तो पहले देख लीजिए हे भगवान के बाद संबोधन कितने जगह लगा है, पहले में लगा है क्या, नहीं लगा है, तो ये गलत हो जाएगा। बी में लगा है क्या, हे भगवान के बाद नहीं लगा है, तो ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से हे भगवान इसमें भी देखने को मिल रहा है, और इसमें भी नहीं लगा है, देखिए पूर्ण विराम लगा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर है हे भगवान। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही कर दिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आप भी दोस्तों प्रैक्टिस करते जाइए, कमेंट करके जरूर बताते जाइए कि आपको ये समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि ऐसा ही प्रश्न इसमें जो है पूछा जाता है। क्योंकि वीडियो भी काफ़ी लंबा हो चुका है, काफ़ी देर तक आप भी देख रहे हैं, क्योंकि आपका क्वेश्चन यहाँ से डन होने वाला है। ठीक है, इतना समझने के बाद भी दोस्तों अगर आपने क्वेश्चन गलत कर दिया तो दोस्तों आप थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट होकर के समझते जाइए। विराम चिन्ह की दृष्टिकोण से निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, ऐसा ही प्रश्न पूछा जाता है। राम ने श्याम से कहा, उसके बाद क्या लगा दिया गया है, अल्प विराम, उसके बाद क्या है, और ऊर्ध्वाधर चिन्ह, तो अपना काम करो। उसी तरीके से राम ने श्याम से कहा अपना काम करो, राम ने श्याम से कहा अपना काम करो, राम ने श्याम से कहा अपना काम करो। तो यहाँ पास कौन सा चिन्ह जो है बिल्कुल सही है, तो देखिए सब में पूर्ण विराम लगा गया है। ठीक है, तो बिल्कुल सही है, तो सब में पूर्ण विराम तो लगता ही है, ऊपर में भी लगा है। ठीक है, लेकिन अगर आपको पता होगा कि कोई भी कथन जब कहते हैं उसके बाद जो है चिन्ह जो उसमें लगाया जाता है वो क्या होता है, अल्प विराम का लगाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी में तो अल्प विराम नहीं लगा है, उसमें क्या है ठीक है, अर्ध विराम लगा है, तो ये नहीं होगा। ठीक है, और बाकी दोस्तों जब भी कंप्लीट होता है वाक्य उसके बाद क्या है, ऊर्ध्वाधर चिन्ह का प्रयोग होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किस में होता है। तो भाई विस्मयादि बोधक चिन्ह का जो प्रयोग होता है वो किस में होता है। ठीक है, तो विस्मयादि बोधक चिन्ह का जो प्रयोग होता है दोस्तों, व्यंग करने में, उपहास करने में, विस्मय करने में, या उपरोक्त सभी में। तो दोस्तों इसके लिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, सभी में इसका जो है प्रयोग होता है। ठीक है, अब विस्मयादि बोधक चिन्ह के बारे में हमने देखा, चलिए मैं आपको फिर से एक बार दिखा देता हूँ विस्मयादि बोधक चिन्ह। ठीक है, ताकि आप जो है उसमें कंफ्यूज मत रहें कि किसको कहा जाता है विस्मयादि बोधक चिन्ह। ठीक है,
तो ये है विस्मयादि बोधक चिन्ह। तो ये वाला देख सकते हैं, ये वाला, ठीक है। एग्जाम्पल भी मैंने बताया था, देखिए आप तो हरिश्चंद्र है, पूर्ण विराम लगा दिया गया, व्यंग का सजा रहा है, हे भगवान दया करो, तो ये क्या हो जाएगा, विनय किया जा रहा है, उपहास, वाह वाह, फिर से साइकिल चलाइए, ठीक है। तो इस तरीके से हमने देखा था। तो आपको समझ आ चुका होगा दोस्तों कि इसमें प्रश्न जो है किस तरीके से जो है पूछता है। तो चलिए दोस्तों, अब 5वां तक तो हो गया, 6वां क्वेश्चन देखते हैं। 6वां क्वेश्चन है दोस्तों, जहां पूर्ण विराम की तुलना में कम रुकाव हो वहां विकल्प कौन सा होता है। मतलब कौन सा चिन्ह का प्रयोग करते हैं, पूर्ण विराम में तो अधिक देर तक रुकते हैं, उससे कम समय तक हम किस में रुकते हैं, अल्प विराम में, डैश में, मतलब संयोजक चिन्ह में, या फिर अर्धविराम में, या फिर प्रश्नवाचक चिन्ह में। तो इसके लिए दोस्तों राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी में हो जाएगा, ठीक है। तो ये अल्प विराम में इसका जो है प्रयोग होता है, ठीक है। तो मतलब जो अर्धविराम है, ये अर्धविराम का जो है प्रयोग होता है, जिसमें पूर्ण विराम से कम समय में रुका जाता है, और इससे कम समय में किस में रुका जाता है, अल्प विराम में रुका जाता है, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट है दोस्तों, पूर्ण विराम का प्रयोग निम्नलिखित में से किस वाक्य में होता है। तो पूर्ण विराम का जो प्रयोग होता है निम्नलिखित में से किस वाक्य में होगा, प्रश्नवाचक वाक्य में, तो इसमें तो बिल्कुल भी नहीं होगा। पूर्ण विराम का जो है दोस्तों प्रश्नवाचक में, तो प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग होगा। सरल वाक्य में, तो इसमें सरल वाक्य में जो है दोस्तों हो सकता है, ऑप्शन देख लेते हैं। और विस्मयादि बोधक वाक्य में, तो विस्मयादि बोधक में विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाएंगे। उपरोक्त में सभी, तो ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि उपरोक्त ऑप्शन ए तो ऑलरेडी गलत हो चुका है, तो उपरोक्त सभी कहाँ से होगा, तो ये नहीं होगा। विस्मयादि बोधक भी नहीं होगा, तो होगा क्या है, सरल वाक्यों में पूर्ण विराम का प्रयोग होता है। मैं खाता था, पूर्ण विराम, मैं खाता हूँ, पूर्ण विराम, ठीक है, मैं खाता रहूँगा, पूर्ण विराम, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विराम चिन्हों को दृष्टिकोण से, विराम चिन्ह के दृष्टिकोण से निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध है। तो जो शुद्ध है उसको बताना है। मैं यह नहीं जानता कि मैं क्या चाहता हूँ, उसी तरीके से मैं यह नहीं जानता कि मैं क्या चाहता हूँ। तीसरा है मैं क्या चाहता हूँ, और डी मैं यह नहीं जानता। तो विराम चिन्ह की दृष्टिकोण से निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य जो है शुद्ध है, हमको ये बताना है। तो ये क्या हो जाएगा, इसके लिए पहला ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं यह नहीं जानता कि मैं क्या चाहता हूँ, ठीक है। जिसमें क्या है, जो कहा जा रहा है प्रश्नवाचक तो लगना चाहिए, लेकिन प्रश्नवाचक जो है दोस्तों इसमें नहीं लगेगा, ठीक है। इसमें क्या लगेगा, पूर्ण विराम लगेगा, क्योंकि जो इसमें कहा गया वाक्य जो है अनिश्चित है। जब भी अनिश्चित दिखाई दे तो आपको प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगाना है, और यह ऐसा ही प्रश्न जो है पूछता है, ठीक है। तो नीचे में दोस्तों आप देख सकते हो जो है शुद्ध क्या होगा, जैसे मैं यह नहीं जानता, तो मैं यह नहीं जानता, तो इसमें तो प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा, क्योंकि इसमें क्या है, कन्फर्म है ना, इसमें कन्फर्म हो रहा है कि वो नहीं जानता है, तो इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। लेकिन क्या हो रहा है, ऊपर वाला प्रश्न में वो संशय की स्थिति में है कि वो उस चीज़ को अनिश्चित है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, उसमें पूर्ण विराम लगेगा, क्वेश्चन मार्क नहीं लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, वाक्यों में विराम चिन्ह का प्रयोग क्यों आवश्यक है। तो वाक्यों में चिन्हों का प्रयोग क्यों आवश्यक है, अर्थ की स्पष्टता के लिए, अर्थ का अनर्थ करने के लिए, भाव में परिवर्तन करने के लिए, या फिर उपरोक्त सभी। तो इसके लिए दोस्तों राइट आंसर जो हो जाएगा, अर्थ को स्पष्ट करने के लिए क्या होता है, विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। जैसे रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो, अलग अलग ऑप्शन आते हैं ना, जैसे रोको मत जाने दो, ये लिखा हुआ है। अगर मैं इसी कॉमा को यहाँ पर लगा दूंगा, रोको मत जाने दो, ये हो गया। अगर यही कॉमा मैं यहाँ लगा देता हूँ तो क्या हो जाएगा दोस्तों, रोको मत जाने दो। तो दोनों का अलग अलग अर्थ निकल रहा है, तो अर्थों को जो है स्पष्ट करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और इस वीडियो का दोस्तों अंतिम प्रश्न, कोशिश कीजिएगा इसका राइट आंसर आप जरूर देने की कोशिश करें। प्रश्न है, वाक्य में जहां बहुत ही कम ठहराव होता है वहां निम्नलिखित में से किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। तो इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जिसमें अधिक देर तक रुकते हैं पूर्ण विराम, पूर्ण विराम से कम समय तक रुकते हैं उसमें अर्ध विराम, और उससे और कम समय में रुकते हैं तो वो क्या कहलाता है, अल्प विराम कहलाता है। तो ऑप्शन देख लीजिए, इसमें से अल्प विराम कौन सा है, मैं तो इसका आंसर नहीं बताऊंगा, अल्प विराम आपको देखने में समझ आ चुका होगा। तो नीचे कमेंट बॉक्स में दोस्तों कमेंट खाली है, कमेंट बॉक्स बिल्कुल खाली है आपके लिए, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके भी बताइए, और जो सब चीज़ समझ नहीं आ रहा है उसको ज़रूर पूछ लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ से प्रश्न है, एक प्रश्न तो डेफिनेटली पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है, क्योंकि ये सिलेबस में इंक्लूड है। और इसके अलावा अन्य जो जितने भी कंपटीशन एग्जाम में प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो इतना वीडियोज़ जो है आपके लिए काफ़ी है दोस्तों, विराम चिन्ह से रिलेटेड, ठीक है। और भी इसमें आप चाहें तो MCQ और भी इसमें करा सकता हूँ, बहुत तरीके से इसमें जो पूछा गया है प्रश्न ऐसा ही है, और घुमा घुमा के थोड़ा सा पूछ देता है, और उसको आप आसानी से ज़रूर बना लेंगे, क्योंकि ये अपने ये जो क्लास है पूरा अटेंड कर लिया है, तो अच्छे से आपको ये समझ आ चुका होगा, ठीक है। और
दोस्तों जो स्टूडेंट नए हैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों ज़रूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आता है ज़रूर ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरीके का ज्ञानवर्धक वीडियो आपको लगातार इस चैनल में मिलता रहेगा। ठीक है, और जो चीज़ दोस्तों अभी तक इसका PDF आपको चाहिए तो टेलीग्राम चैनल में इसका PDF डाल दूंगा, वहाँ से आप इसको आसानी से डाउनलोड कर लीजिएगा और साथ ही साथ अच्छे से पढ़ लीजिएगा। दोस्तों बहुत ही एग्ज़ाम जो है कुछ ही दिन बाकी है, मतलब कहा जाए तो परसों इसका एग्ज़ाम है, तो आप आसानी से इसका प्रिपरेशन कर पाएंगे, इस टॉपिक का क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और एग्ज़ाम को अच्छे से बनाइए। टेक केयर, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नए वीडियो में नए क्लास के साथ, तो मुझे दीजिए इजाज़त। टेक केयर, ऑल द बेस्ट। जय हिंद।